पार्टीशन ऑफ ए सेट। इक्विवेलेंस रिलेशन में ना आपको जानना था वो जान चुके। अब इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने का जो पर्पज है तो ये है कि अगर किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन मिल जाता है, नहीं होता कि मैं बार बार एक बार, ये तो आदी हो गए होंगे सुनते सुनते कि हमारे पैदा होना तुम्हारे पैदा होने का सबका एक रीजन है, बिना रीजन के हमको धरती पे भेजा ही नहीं गया है। तो अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हो, इक्विवेलेंस, ये कौन सा भद्दा कलर आ गया, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हो, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ रहे हो, कुछ पर्पज होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने का पर्पज होगा। पर्पज ये है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी सेट पे मिल गया, मान लो कोई सेट एक्स है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आर है, इक्विवेलेंस रिलेशन आर है सेट एक्स पे, ये इक्विवेलेंस रिलेशन इस सेट का एक पार्टीशन दे देगा। अगर नहीं देता ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन अगर सेट एक्स का पार्टीशन नहीं देता, यकीन मानो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया ही नहीं जाता, सिलेबस में रखा ही नहीं जाता। कोई मतलब ही नहीं है इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने का। इक्विवेलेंस रिलेशन इतने दिनों से आप इसीलिए पढ़ रहे हो, और इसीलिए गॉर्जियस और ब्यूटीफुल रिलेशन माना जाता है, क्योंकि हर इक्विवेलेंस रिलेशन एक पार्टीशन दे देता है, किसका, सेट का, सेट एक्स का पार्टीशन दे देता है। इसी वजह से इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता। और अभी तो ये कम है, जब आप अगले साल लीनियर अलजेब्रा, जो तुम लोग सेकंड ईयर में जाओगे लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे, सारा गेम इक्विवेलेंस रिलेशन का। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों पढ़ा जाता है, अगर कोई आपसे पूछे तो एक लाइन का जवाब दोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर किसी सेट पे है, इक्विवेलेंस रिलेशन से उस सेट का एक पार्टीशन मिल जाता है। अब बात, अब तो इतना क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन से एक पार्टीशन मिल जाता है, तो पहली बात तो आपको पार्टीशन समझ में आना चाहिए क्या होता है, किसी सेट का पार्टीशन क्या होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, सिंपल सी बात है, ये कमरा है, इसका पार्टीशन करो, व्हाट इज द सेंस ऑफ पार्टीशन, व्हाट इज द सेंस ऑफ पार्टीशन। जैसे ये कमरा है, मान लो मेरा प्यारा शहर न्यूजीलैंड है, मुझे बाद में न्यूजीलैंड जाना है, ठीक है, न्यूजीलैंड जाना है कुछ दिनों बाद, न्यूजीलैंड में मैं कुछ पैसे इकट्ठा किया, कुछ घर खरीदा, तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। अब इस कमरे का पार्टीशन करना है, क्योंकि कई लोग होंगे, रहना होगा, तो पार्टीशन करने का मतलब क्या, जब आप अपने भी घर पे देखो, पार्टीशन ऐसे ही तो होता होगा, ऐसे तो होता होगा, कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, अब जिसका जितना भी आईपी कमरा हो, हम लोग देसी स्टाइल वाले ऐसे ही करते हैं, 1 2 3, फिर ऐसे कमरा हो गया, ठीक है, एक कमरे पार्टीशन। कभी आप कभी ऐसा देखे हो पार्टीशन कमरे अपने घर में कभी ऐसा कमरा देखे हो इस तरह का, एक कमरा, अब फिर उसमें दूसरा कमरा घुसा दिया गया हो ठीक है, ऐसा कभी देखे हो कमरा बनाते समय, ऐसा कमरा देखे हो, एक कमरा और उसी के अंदर दूसरा कमरा घुसा दिया गया, ठीक है, मतलब ये मतलब इसी के अंदर, कमरे के अंदर कमरा घुसा दिया गया। ऐसा नहीं, कमरा जब, पार्टीशन का सेंस ये होता है कि अगर ये रूम 1 है, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है, ये रूम 4 है, ये रूम 5 है, ये रूम 6 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, रूम 1 रूम 2 में कुछ भी इंटरसेक्शन, अलग अलग कमरे हैं सेपरेट। पार्टीशन ऑफ है, जो कमरे के लिए पार्टीशन का सेंस होता है, जो नेचुरल लाइफ में आप पार्टीशन का सेंस जानते हो, वही सेट के ऊपर भी आप अप्लाई करोगे। सेट का पार्टीशन मतलब, कोई सेट है आपके पास, इसको इसके सबसेट्स में तोड़ोगे, सबसेट्स, ये सब इसके सबसेट्स हैं, A1 A2 A3 A4 A3 A4 A5 A6, सब एक्स के सबसेट्स हैं, उसी के तो हैं, सब सबसेट्स हैं। और इनका अगर यूनियन कर लो, A1 A2 A3 A3, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फील हो जाए, डिफिनीशन लिख जाओगे, तो क्या आप उसके सबसेट से पार्टीशन कर रहे हो, जैसे कमरे को किए थे, A1 यूनियन A2 A3 A4 A5 A6 करोगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा, दिख रहा है ना, एक्स आ जाएगा, पूरा यूनियन करने पे एक्स आ जाएगा। और कोई दो डिस्टिंक्ट अगर लोगे, कोई दो डिस्टिंक्ट लोगे, A1 A2 में कुछ कॉमन है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पकड़ो, A3 A4 में कुछ कॉमन है, इसका मतलब AI इंटरसेक्शन AJ इज इम्पटी, AI इंटरसेक्शन AJ इज, जहाँ I नॉट इक्वल टू J। अब मान लो
आई और जे दोनों सेम ले लिए तो A1 का तो A1 के साथ इंटरसेक्शन A1 आ ही जाएगा, ठीक है। अगर डिस्टिंक्ट है आई और जे बराबर नहीं है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स। और आई नॉट इक्वल टू जे और आई जे वेरी कहाँ करेगा, इन्हीं छः में वेरी करेगा ना, इन्हीं छः पे तो वेरी करेगा। आई जे 1 2 3 4 5 6 में से ही कुछ होगा, लेकिन दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। मीन्स अगर आई आप 2 ले लिए तो जे आप 2 नहीं ले सकते, जे कुछ दूसरा लेना होगा, क्योंकि आई नॉट इक्वल टू, लेकिन लेना इसी में से है। तो जे अगर आप 4 ले लिए तो A2 इंटरसेक्शन A4 क्या होगा आपका 20, वो आपको दिख भी रहा है। A2 इंटरसेक्शन A2 और A4 में कुछ कॉमन है ही नहीं। पार्टीशन का सेंस यही होता है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, पार्टीशन क्या होता है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन होता है, जो सबसेट्स का कलेक्शन होता है इनका यूनियन करने पे पूरा सेट आ जाए, और कोई दो डिस्टिंक्ट मेंबर अगर उठाओ तो उसमें कुछ कॉमन, इसी बात को लिख दो, इसी बात को लिख दिया जाए। लेट्स मेक ए प्रिसाइज डिफिनेशन let X be a non-empty set, X एक आपका नॉन एम्प्टी सेट है। सब जो दिख रहा है वही लिखूंगा, ठीक है। लेट X बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट राउंड P, पार्टीशन को आप राउंड P से दिखाते, राउंड P ऐसे बनाओगे, आधे लोग बना भी नहीं पाते हैं, ऐसे स्टार्ट करोगे ऐसे बनाओ, क्योंकि ये नोटेशन पावर सेट के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, आप पावर सेट के लिए इस्तेमाल कर चुके हो। पार्टीशन के लिए आप राउंड P बनाओगे, राउंड P, इसमें आएंगे क्या, राउंड P में आएंगे क्या, पार्टीशन के अंदर आते क्या हैं, सबसेट्स ही तो आएंगे X के। A, यहाँ A क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट्स ऑफ, क्योंकि X का सब इम्पटी भी सबसेट है, लेकिन पार्टीशन में इम्पटी सबसेट नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। जो भी पार्टीशन बनाओगे उसमें इम्पटी सबसेट नहीं लोगे, केवल नॉन इम्पटी सबसेट लोगे X के। P, और P में क्या है, X के नॉन इम्पटी सबसेट, A क्या है, X का नॉन इम्पटी सबसेट, X का नॉन इम्पटी सबसेट। तो लेट P इक्वल टू दिस, अगर आपसे मैं पूछूं ये किसका सबसेट होगा, राउंड P, इसमें X के सबसेट आ रहे हैं ना, X के सबसेट आ रहे हैं, जो A है आपका वो X का सबसेट है। A एलिमेंट किसका होगा, पावर सेट ऑफ X का मतलब जो इसमें एलिमेंट आ रहे हैं वो पावर सेट से आ रहे हैं ना X के, दिस इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ X। जो राउंड P है वो पावर सेट ऑफ X का सबसेट होगा। अब वी से दैट राउंड P इज ए पार्टीशन, इस P को X का पार्टीशन बोलोगे, अब डिफाइन करने जा रहे हो। वी से दैट राउंड P ए पार्टीशन ऑफ X, P को X का पार्टीशन बोलोगे इफ दो बातें होनी चाहिए, वो दोनों बातें मैंने आपको कुछ डायग्राम में दिखा दिया था। दोनों बातें क्या है कि P में जितने एलिमेंट हैं सबका यूनियन करो तो सेट के बराबर आ जाए। तो कैसे लिखोगे, यूनियन A ऐसे तो लिखोगे, यूनियन A, और P में जितने हैं इसका मतलब A बिलोंग्स टू राउंड P। लिखने का तरीका ये होगा, यानी P में जितने A हैं सबका यूनियन ले रहे हो, A बिलोंग्स टू राउंड P में जितने A होंगे सबका यूनियन ले रहे हो, जितने भी P में A होंगे सबका यूनियन ले लिए। तो लिखने का तरीका ये होता है, यूनियन ऑफ A और A बिलोंग्स टू राउंड P, मीन्स राउंड P के सारे एलिमेंट का यूनियन ले रहे हो। ये किसके बराबर आना चाहिए, सेट X के। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि P में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका यूनियन करने पे X आ जाए, और उसको लिखोगे ऐसे, तो लिखोगे ऐसे। तो यूनियन के नीचे आप लिखोगे A बिलोंग्स टू राउंड P, राउंड P में जितने भी एलिमेंट है सबका यूनियन करो, X के बराबर है। दूसरी बात कि जो P के एलिमेंट हैं, पार्टीशन की दूसरी शर्त क्या है, किसी दो डिस्टिंक्ट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स या तो दो एलिमेंट
दो पार्टीशन के एलिमेंट पूरी तरह से बराबर होंगे या तो डिसजॉइंट। देखो जो आप बनाए हो, तो आप बनाए हो एक्स था ये A1, तब की बार दूसरे टाइप से बन जाए, लेकिन बनाते समय आप इस चीज़ फॉलो करना A5 A6 ये आपका है। किसी दो में या तो कुछ कॉमन नहीं है या तो बराबर है, तो पूरा का पूरा A1 के बराबर ही है। इसका मतलब पार्टीशन की दूसरी शर्त क्या है कि जो भी राउंड पी में आएंगे या तो पूरी तरह से इक्वल होंगे, आइडेंटिकल होंगे, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आइदर, सेकेंड कंडीशन, आइदर A इज इक्वल टू B, A इक्वल टू B, यानी दो एलिमेंट P के या तो पूरी तरह से बराबर होंगे। जैसे A1 के बराबर A1 ही है, कभी ये सिनारियो नहीं बन सकता। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये A1 है और ये A2 है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता A1 A2 में। या तो पूरी तरह से A1 A2 बराबर होंगे या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। वही बात लिखा जा रहा है, आइदर दो एलिमेंट P, राउंड P में आने वाले दो एलिमेंट या तो पूरी तरह से बराबर होंगे या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। पार्टीशन में कभी भी ऐसा अलाउड होता ही नहीं है कि A1 और A2 में कुछ कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाए। आइदर A इक्वल टू B आर A इंटरसेक्शन B इज इम्पटी, मतलब A और B डिसजॉइंट हो, यानी P का कोई भी दो मेंबर लो या तो पूरी तरह से बराबर हो या तो उनमें कुछ भी कॉमन न हो। फॉर एनी, बाद में लिखो, कभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर एनी AB बिलोंग्स टू राउंड P, कोई भी राउंड P का दो एलिमेंट उठाओगे इसमें से एक होगा पक्का, या तो दोनों बराबर होंगे या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। इसी चीज को दूसरे तरह से लिखा जाता है, दूसरी जो कंडीशन है, आर इक्विवेलेंटली इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हो। आप कह रहे हो कि पार्टीशन की शर्त है कि कोई भी ए बी राउंड पी में लोगे या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं, या तो आइदर है या आइदर आर का मतलब समझते हैं ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो फिर इसको होना पड़ेगा। आर इक्विवेलेंटली इफ ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ये नहीं हो रहा होगा मीन्स ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर नहीं है इसका मतलब इसको होना पड़ेगा, देन ए इंटरसेक्शन बी इज बटी, एक तो होगा ही, तय बात है, इसमें से एक होना तय बात है। आप कह रहे हो कि अगर नहीं होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, होगा क्या, या अगर ये नहीं हो रहा होगा तो इसको होना पड़ेगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू इम्पटी, देन अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको होना पड़ेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू इम्पटी मीन्स ये नहीं हो रहा है तो पक्का इसको होना ही पड़ेगा, ए बराबर बी हो जाएगा। तो लिखा ये जाता है और उससे दो और कंक्लूजन निकाल सकते हो, और कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो एक बार पार्टीशन की डिफिनीशन इत्मीनान से पढ़ो, और डिफिनीशन पढ़ते समय ये फिगर आपके दिमाग में रहना चाहिए, कभी भी पार्टीशन में ऐसा सिनारियो नहीं अलाउड होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सतर्क रहना कि A2 है आपका और ये A3 है, कुछ कॉमन नहीं हो सकता, कुछ कॉमन हुआ तो पूरा बराबर होना पड़ेगा, पूरा बराबर होना पड़ेगा। तो पार्टीशन में ये कभी भी पार्टीशन नहीं कहलाएगा। पार्टीशन में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं, A1 A2 अगर दो डिस्टिंक्ट ले रहे हो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, A1 A3 दे ले रहे हो तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, A1 केवल A1 के बराबर ही होना चाहिए, A2 केवल A2 के बराबर ही होना चाहिए। मीन्स दो पार्टीशन के मेंबर या तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएं या तो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब इससे ये दो बातें क्यों आ रही हैं, तो बड़े आसानी समझो, इसमें ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। आप कह रहे हो आइदर दिस आर दिस, एक होना तय है, या तो ये होगा या तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा इसे होना पड़ेगा। तो वही तो मैं लिखा हूँ, इफ ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स अगर ए और बी बराबर नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बराबर न होने का मतलब क्या है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब फिर ये केस बनेगा, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यही तो बात हुई। अगर ओवरलैप ए नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे, इक्वल नहीं है, तो फिर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी इम्पटी होगा, वो लिखा हूँ। दूसरा,
अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो दोनों की, ये नहीं होगा तो इसको होना पड़ेगा। मीन्स अगर अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एम्पटी। मीन्स कुछ कॉमन आ जाए, कुछ कॉमन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन, नॉट एम्पटी होने का मतलब क्या है, कुछ कॉमन आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ही कुछ कॉमन होगा, तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। तो मतलब पार्टीशन के जो मेंबर होंगे उनके लिए कभी भी ऐसा सिनारियो नहीं क्रिएट हो, या तो पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे या उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एकदम क्लियर कट आपका विजन होना चाहिए। पार्टीशन के एलिमेंट की ये शर्त है, दो एलिमेंट पार्टीशन के या तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है, या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इतना सोचना समझना है, इसको यहीं समझ लो, घर पे नहीं समझना है। आधे लोग सोचते घर पे जाके देखेंगे चाय के साथ, चाय की चुस्कियों के साथ समझेंगे। तो ये सारी बातें समझाने के लिए था, इसको मिटा देता हूँ। अब जब आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ो तो उसके एक दो एग्जाम्पल तो एटलीस्ट आपको करने ही चाहिए। एग्जाम्पल, अब की बार आप एक्स ले लीजिए, दो सेट का सेट, मतलब डबल्टन सेट, एक्स में दो एलिमेंट है, डबल्टन सेट बोलते हैं इसको। फाइंड द ऑल पार्टीशंस ऑफ दिस सेट। कितने पार्टीशंस इसके हो सकते, लिखो लिखो, पेन चलाया करो थोड़ा। पार्टीशंस की शर्त पूरा एज इट इज फॉलो करना। पहली बात तो पार्टीशन में कभी भी इम्पटी अलाउ मत करना, इम्पटी अलाउ मत करना। और दूसरे सबसेट जो रख रहे हो वो दोनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करने चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आप इसका पहला पार्टीशन बनाओगे, आप लोग सही बताए, इसके दो पार्टीशन आएंगे। पहला जो पार्टीशन बनाओगे वो क्या होगा, सिंगल्टन ए सिंगल्टन बी, यही तो बनेगा, ठीक। दोनों का यूनियन करोगे, यक्स आ जा रहा है कि नहीं, और दोनों में कुछ कॉमन है क्या, पार्टीशन की शर्त पूरा कर रहा है। ये पार्टीशन आप, ईसीसी वाले बहुत बतियाते हैं, मैं इसी से परेशान रहता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में 6 साल पढ़ाया हूँ, इतने शांत बच्चे कभी बात करते ही नहीं है, लेकिन ईसीसी वालों का आपस में क्लास में डिस्कशन चालू हो जाता है। वेंस योर टीचर, इतना गुड लुकिंग टीचर पढ़ा रहा है तो आपको उसको सुनना चाहिए ना, ठीक है। आप अपने में डिस्कशन करने लगते हो, ये तुम्हारी नहीं है। मैं थक गया हूँ ईसीसी में लड़कों को समझाते समझा, अभी मेरा दिमाग कहीं दूसरी जगह चला गया, ठीक है। ये ईसीसी वाले दिमाग, उनकी आदत है बात करना, ठीक है, उनकी आदत है अपने में डिस्कशन करने लगते हैं। यूनिवर्सिटी में मैं 6 ईयर पढ़ाया है, वो लड़के पढ़ाते समय इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है क्लास में, मतलब अगर सुई भी गिर जाए ना, आवाज़ आएगी छन्न दे, छन्न दे, इतना शांत रहते हैं लड़के। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अपना अनुभव बता रहा हूँ। लेकिन ईसीसी में मैं 20 बार कहूँ तुम शांत हो जाओ, शांत, मुझे लगता है वो उल्टा काम करते हैं। उनसे बोल दो शांत हो जाओ तो और बतियाएंगे। और यकीन मानो, मैं ईसीसी वालों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आज जो भी मुझे रोजी रोटी मिल रही है उन्हीं से मिल रही है, तो बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन बिग डिफरेंस है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इलाहाबाद ईसीसी के स्टूडेंट। बिग डिफरेंस इन द सेंस कि कोई चीज़ मुझे ईसीसी में समझाने में अगर 30 मिनट लग रहा है, तो मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाता था तो 10 मिनट में लड़के समझ जाते। दिस इज द डिफरेंस, 10 मिनट में समझ जाते हैं। वहाँ हर चीज़ को मुझे 3 गुना टाइम देना पड़ता है, 3 गुना टाइम देना पड़ता है। तब तो मतलब लड़कों का रिस्पांस सिस्टम सही रहता है, रिस्पांस सिस्टम सही रहता है। अब हो सकता है यूनिवर्सिटी में भाई लड़के अच्छे आते हों, अच्छे आते हों। और पता नहीं तुम लोग शौकिया ईसीसी गए थे क्या, ठीक है, ईसीसी गए थे क्या, ठीक है। तुम लोग यूनिवर्सिटी के लिए नहीं ट्राई किए थे क्या, जो ईसीसी वाले हैं यूनिवर्सिटी, पहले इसी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया। यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी के टीचर और अच्छे हैं, ठीक। मैं तो, अब तो मैं यूनिवर्सिटी, पहले ईसीसी का मैं भी बड़ा नाम सुनता था, ईसीसी ये ईसीसी। अब वहाँ जाके सबकी पता, एक ही आदमी एक दिन सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखा दे रहा है, अगले दिन डाइवर्जेंट दिखा दे रहा है, ठीक है, डाइवर्जेंट दिखा दे रहा है। कम से कम हमारे वहाँ एलिजिबल टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, जो पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में भले ना, गलत कोई नहीं पढ़ाता वहाँ पे, गलत कोई नहीं पढ़ा। तुम्हारे वहाँ तो आधे लोग मारो ऐसा
कुछ भी लिखवा रहे हैं, ठीक, कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ठीक है, कुछ भी, बस ये आके बताते हैं आज हम कोसी सीक्वेंस खत्म कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है, कोसी सीक्वेंस खत्म कर दिए। तो ऐसा भ्रम होता है ना कि मतलब एक थोड़ा ऑरा बना है इसी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस संस्था में काम करते हो उस संस्था के साथ आपको रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको आईआईटी पढ़ने का मौका मिल रहा है तो यूनिवर्सिटी मत पढ़ो। ऐसा नहीं कि मुझसे प्रेम हो गया मेरे से पढ़ो। अगर आपको मौका आईआईटी में पढ़ने का मिल रहा है तो आप आईआईटी जाओ। अगर आपको बीएचयू पढ़ने का मौका मिल रहा है तो मैं कभी नहीं रोकता लड़कों को कि इलाहाबाद पढ़ो। ये प्रेम है वो तुम्हारा प्रेम बरकरार रहेगा। मैं तो ऑनलाइन उपलब्ध ही हूँ, ठीक है, उपलब्ध हूँ, लेकिन हमेशा अच्छी संस्था में पढ़ने की कोशिश करो। कि बहुत लड़के कहते हैं, आधे लड़के तो एमएससी यहाँ इसलिए कर लेते थे कि मैं एयू में हूँ, मैं एयू में, मुझे आपसे पढ़ना है। अरे ठीक है, कुछ दिन बाद ये प्यार खत्म हो जाएगा जो तुम्हारा हमसे है, ठीक, खत्म हो जाएगा, तुम ही खत्म कर लोगे, ठीक है। वो वो नहीं अजय देवगन वाली मूवी में उड़ा है, आज कहती हूँ इस दिल जरे से प्यार है, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी, ठीक है, वो वाली कहानी है। तो कुछ लोगों को अटैचमेंट हो जाता है, तो अटैचमेंट होता है तो वो कहते हैं नहीं हमें आईआईटी। मैं कईयों को जानता जो आईआईटी क्वालिफाई किया, आईआईटी जैम गए ही नहीं, मेरे चक्कर में यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहीं पढ़ रहे हैं और खुश हैं। ऐसा नहीं है, वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक, अच्छा कर रहे हैं, जेआरएफ हो गए, आज रिसर्च भी कर रहे हैं, जेआरएफ हो गए, रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आईआईटी गए होते तो फॉरेन चले गए होते तुम यार, ठीक है, आईआईटी का एक्सपोजर है अपना ना, तो फॉरेन चले गए होते। हाँ, आज भी वो रिसर्च कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में लड़के, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आईआईटी का अपना एक ब्रांड वैल्यू है। आपको प्राइवेट सेक्टर में तुरंत जॉब मिल जाएगी। कभी भी ये मत किसी की वजह से आप रुकिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, इसलिए मैं लोग बोल रहा हूँ कि ये लोग गुस्साए नहीं सीसी वाले, ये वहीं पढ़ा रहे हैं, उसी की हमेशा खिंचाई करते हैं, उसी की हमेशा खिंचाई करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट ऑप्शंस की तलाश करो, और लड़कियां तो वैसे भी बेस्ट ऑप्शंस की तलाश करती हैं। कल को मेरे से बेस्ट मिला तो उसके साथ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरे से एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार। तो लड़कियों के लिए वो विकास सर बोलते हैं ना, विकास देवी कीर्ति सर, लड़का जब लड़की देखने जाता है, मतलब आप 2 मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूँ, जब लड़का लड़की देखने जाता है तो लड़की उसको पसंद आ जाए, हार्डली मैटर वो क्या करती है, क्या पढ़ी है, क्या वो कर रही है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब लड़की लड़के को देखने जाती है, इधर तीर बना दो, ठीक है, इधर, तो वो पहले देखती है कि ये लड़का, वो तुम देखोगे रील्स में भी आता है, उसकी सैलरी 5 डिजिट में होनी चाहिए, ठीक? वो दिखे चाहे कूड़ा कबाड़ा, ठीक है, दिखे चाहे कूड़ा कबाड़ा, लेकिन उसकी सैलरी 5 डिजिट में होनी चाहिए। ये मैं नहीं, भारत के सबसे बड़े टीचर का स्टेटमेंट है, तो भारत के सबसे बड़े टीचर का स्टेटमेंट है, और खुलेआम वो यूट्यूब पे बोले हैं। तो ऐसा है माजिया, विकास सर गलत है, विकास सर गलत है, नहीं है, विकास सर गलत है। विकास देवी कीर्ति तो अच्छी बातें बताते हैं, उन्होंने ऐसा बोला था। हालांकि मैं एग्री नहीं किया था क्योंकि मैं फेमिनिस्ट हूँ, ठीक है, मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन ये है कि मतलब जब वो कुछ बोलते हैं तो मैं एक बार सोचता हूँ, क्योंकि वो आदमी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो कुछ वो बोलते हैं तो एक बार मैं सोचता हूँ काहे वो बोले, काहे वो बोले। नहीं नहीं, वो इतना अध्ययनरत है ना कि वो अगर बोल रहे हैं तो अगर कुछ तो बात होगी, एक्सपीरियंस के आधार पे वो भी बोल रहे होंगे, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज है, ठीक है, उनकी भी लव मैरिज है, ठीक है, लव मैरिज है। तो अब लव मैरिज में दिक्कतें तो वो सर बोलते हैं ना, वो विकास, मैं तो जब यूपीएससी की तैयारी करता तो उनसे पढ़ा हूँ, तो सर बोलते हैं, विकास सर बोलते हैं कि मतलब जब हम लोग प्यार में होते हैं, ठीक है, लव में होते हैं, तो उसमें हम अपना सबसे सुंदर वर्जन दिखाते हैं। मैं सच संवर के जाऊंगा, वो सच संवर के आएगी, ठीक है, वो सच संवर के आएगी, और जिस दिन साथ रहना चालू किए तो न वो नहा रहा है न वो नहा रही है, ठीक है, तब असलियत खुल के सामने आती है, ठीक है। अभी मान लो किसी के साथ तुम डेट पे जाओ और अपना पूरा शाहरुख वारुख वाला सेंट लगा के जाएगा, डिप्टिक टाम डाओ, पता नहीं क्या क्या लगा के, मैं भी जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ, ठीक है, डेट जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि जहाँ शादी हो गई, टामडाओ वामडाओ सब खत्म, ठीक है, सब खत्म, ठीक है, नॉर्मल सोचोगे फाग वाला लगा ले वही काफी है, ठीक है, फाग वाला लगा ले वही काफी है, ठीक है। ये पार्टीशन ऑफ एक्स, नेक्स्ट पार्टीशन की चॉइस क्या है, नेक्स्ट पार्टीशन क्या, पार्टीशन की शर्त हमेशा ध्यान रखना। एक तो ये हो गया दोनों का यूनियन कर रहे हो तो एक्स आ जा रहा है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा पार्टीशन जब बनाओगे तो वही दोनों बातें फिर आपको ध्यान रखनी है, इम्पटी सेट मत अलाउ करना। एक खुद ये पूरा ले लो, पूरा का पूरा ले लो, पूरा का पूरा ले लिया,
जब इसका यूनियन करोगे, एक ही एलिमेंट है इस पार्टीशन में, इसका यूनियन एक्स है भी, और डिस्टिंक्ट होते तब चेक करते कि इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी एक पार्टीशन हो। आल्सो ए पार्टीशन, आल्सो ए पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ एक्स। आप कोई तीसरा पार्टीशन इसका बना सकते हो? दीज आर द टू पार्टीशंस जो अभी आपके सामने दिख रहा है। क्या यू कैन क्रिएट थर्ड पार्टीशन ऑफ दिस सेट? नहीं, बना ही नहीं सकते। इसके अलावा बनाने की कोशिश करो, बनेगा ही नहीं। इसका मतलब दो एलिमेंट का अगर सेट है, उसके पास कितने पार्टीशन होंगे? दो पार्टीशन होंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात चल रही थी। स्टेटमेंट कोई बता सकता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का स्टेटमेंट क्या था? व्हाट इज द स्टेटमेंट? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का स्टेटमेंट, एनीबॉडी कैन ट्राई? हाँ, every relation provides a partition of the set, every relation on a set provides a partition of that set, and conversely every partition of a set provides an equivalence relation। यानी किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन में 1-1 करेस्पॉन्डेंस है। यानी किसी सेट पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उतने पार्टीशन होंगे, और जितने पार्टीशन होंगे उतने इक्विवेलेंस होंगे। अगर इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन किसी सेट पे काउंट करना है और सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हों, आप काउंट कर लो नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टीशंस कितने हैं। ठीक है, जैसे 4 एलिमेंट के सेट पे आपको 3 एलिमेंट के सेट पे आपको करवाया था कॉपी में, 3 एलिमेंट के सेट के कितने पार्टीशन आए थे? 5। इसका मतलब 3 एलिमेंट के सेट पे कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे? जितने पार्टीशन उतने इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये थ्योरम प्रूव करने से ये फायदा हो जाता है कि पार्टीशन और इक्विवेलेंस रिलेशन में 1-1 करेस्पॉन्डेंस फिक्स हो जाता है कि किसी सेट पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन उतने पार्टीशन, जितने पार्टीशन उतने इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टेटमेंट में फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन, every equivalence relation on a set provides a partition of that set। every equivalence relation on a set provides a partition of that set, and conversely, काटना मत जो भी उस दिन लिखा हो, ऐसा नहीं कि रोज रोज वही लैंग्वेज रहेगी। एंड कन्वर्सली एवरी पार्टीशन ऑफ द सेट, यानी सेट का पार्टीशन दिया हो तो वो प्रोवाइड कर देगा एक इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रोवाइड्स an equivalence relation, an equivalence relation on that set। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का प्रूफ बहुत मैटर नहीं करता है, वो तो तुम कर ही ले जाओगे। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि किसी सेट पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे, क्योंकि हर इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन दे देगा और हर पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो किसी सेट पे जितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे उतने ही पार्टीशन होंगे। इस थ्योरम का जो कास्ट बेनिफिट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का जो कास्ट बेनिफिट है यही है कि किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्टीशन में 1-1 करेस्पॉन्डेंस है, 1-1 करेस्पॉन्डेंस। दैट मीन्स जितने इक्विवेलेंस रिलेशन
उतने पार्टीशन, जितने पार्टीशन उतने इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसको प्रूव करते हैं। लेट, पहले साइड से प्रूव करते हैं, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट एक्स। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लेके चल रहे हो सेट एक्स पे। अब ये दिखाना है कि ये आर एक पार्टीशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है, ये आर एक पार्टीशन। देन अगर किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या हो रहा है, चश्मा उस्मा कहाँ से आने लगा, ठीक है। चलो अच्छा, अगर किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन है तो तुरंत आपको कोसेंट सेट मिलेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जब पढ़े थे तो इक्विवेलेंस रिलेशन पहले पढ़ाया गया, फिर इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाया गया, फिर इक्विवेलेंस क्लास के बाद कोसेंट सेट पढ़ाया गया। इक्विवेलेंस रिलेशन से इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनता है ये आपको पता है, ठीक है। और इक्विवेलेंस क्लास को जब इकट्ठा कर देते हो उसी को क्या बोल देते हो, कोसेंट सेट। तो देन द कोसेंट सेट, देन द कोसेंट सेट आना ही आना है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है आर एक्स पे तो कोसेंट सेट पक्का आएगा, जिसको आप कोसेंट सेट, जिसको आप किससे डिनोट करते थे, एक्स बाई आर से। और ये क्या होता था, सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेज ऑफ एक्स, सेट एक्स के सारे इक्विवेलेंस क्लासेस का सेट। उसको आप कैसे लिखते थे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स। यहाँ फॉर एवरी अंडरस्टूड रहता है, यानी एक्स में जितने एलिमेंट हैं सबका इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठा कर लिए, ठीक। सिंस इक्विवेलेंस क्लास की 5 प्रॉपर्टी, किसी को याद है इक्विवेलेंस क्लास की 5 प्रॉपर्टी, वो पढ़ा करो रोज रोज। इक्विवेलेंस क्लास की 5 प्रॉपर्टी एनालिसिस अगर रोज रोज नहीं पढ़े तो आप ट्रबल में पड़ जाओगे। एक बार आप, जैसे आप अपने पापा से प्यार करते हो, अपनी मम्मी से प्यार करते हो, वैसे एनालिसिस से प्यार करना सीख लो कि अपना पापा समझ के एक बार हमें इनसे बात करनी है। फोन पे बात करते हो ना आधा घंटा, जैसे मैं अपने पापा से आधे घंटे बात करता हूँ डेली, तो वैसे एनालिसिस से एक बार बात करनी है आपको। चाहे ज्योमेट्री पढ़ाई जाए, चाहे ओडी पढ़ाई जाए, लेकिन रोज आपको एनालिसिस पढ़ना है। भले एक लग रहा हो आपको आ गया हो, फिर से एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो एक बार, बार बार पढ़ो उसको, क्योंकि जितनी बार पढ़ोगे ना उतना तुम्हारा सोचने का डायमेंशन बढ़ेगा, सोचने का डायमेंशन बढ़ेगा। तो सिंस 5 प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस क्लास की थी, उसमें कोई बता सकता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 4? हाँ, तो इक्विवेलेंस क्लास की 4th प्रॉपर्टी या क्या कहती कि दो इक्विवेलेंस क्लास, यहां लिखी तो पूरा आइदर के साथ, आइदर, आइदर दो इक्विवेलेंस क्लास पूरी तरह से या तो बराबर होंगे, ठीक है, या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या डिसजॉइंट होंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वाई इज इम्प्टी, ये इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी है, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी। तो अब इसमें जो आ रहे हैं, इसमें जो यार क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ में यार, कौन छेड़छाड़ किया इससे, मेरी आदत है मैं हाथ से टच करता हूँ इसको। आई एम वेरी कूल पर्सन, लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब मेरे मन माफिक काम नहीं होता। ये कौन छेड़छाड़ किया, ऐसे करने पहले नहीं आता था, ठीक है, तो इसी से करता हूँ पेन से ही, ठीक है। इसमें जो कोई पेन उनका ऑप्शन डाल दिया क्या इसमें? ये लेकिन मैं इसे करता हूँ, इससे थोड़ा पतला हो जाएगा, चलो ठीक है।
यहाँ तो एक तो 36 टीचर पढ़ाने आते हैं, अपने अपने हिसाब से सब काम करते हैं, नहीं जैसे सेट है वैसे रहने दें, ठीक है। सिंस आइदर कोई माइक यहाँ लगा रहा है, कोई कहीं लगा रहा है, कोई कुछ दिन यहाँ न लगा ले, ठीक है, कोई कुछ दिन यहाँ, अरे भगवान ने दिया है माइक, ये माइक जब दिया गया तो इसको ऐसे ही तो लगाना चाहिए। मैं तो ये माइक लगाता मेरा कॉन्फिडेंस 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अब ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं सर मैं माइक लगा लेता हूँ मेरा दिमाग नहीं काम करता। अजीब बेवकूफ़ हो यार, ठीक है, अजीब भाई बेवकूफ़ हो, माइक लगा ले तो मुझे माइक दे दो तो मेरा लगता है कि मेरा दिमाग और तेजी से काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ कोई लगा रहा है, ठीक है, तो और जब लगा लेते हैं तो माइक जब दूर हो जाता है मुंह से तो आवाज़ साफ नहीं आती, तो लड़के मुझे परेशान करते हैं, ठीक है। बार बार मैं अपने मुंह के पास माइक ला रहा हूँ ना, तो मैं तो यहाँ लगाया हूँ तो ये हाल है, जो यहाँ लगा ले वो, ठीक है, जो यहाँ लगा ले वो, ठीक है। मुझे लगता है कि वो भगवान शंकर हैं क्या, गले में सांप होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस आइदर इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो इक्विवेलेंस क्लास, अब नहीं होगा कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होंगे या तो डिसजॉइंट होंगे, और x बाई आर में जो आ रहे हैं वो आपके इक्विवेलेंस क्लास ही हैं, इक्विवेलेंस क्लास हैं। अगर दोनों बराबर हो गए तो एक ही बार लिखोगे, सेट के नियम से सेट में दो चीज़ अगर बराबर हो गई तो एक ही बार लिखोगे, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है नहीं। अब बची क्या ये पॉसिबिलिटी, इसका मतलब कोई भी दो एलिमेंट इसमें लोगे तो वो दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बात फिर से समझो, इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी है कि दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बराबर होंगे पूरी तरह से या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जब आप सेट में लिख रहे हो तो एक चीज़ दोबारा लिख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो बची केवल ये पॉसिबिलिटी, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई भी दो मेंबर उठाओगे तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। तो पार्टीशन की एक शर्त ये भी तो है, पार्टीशन देखो जब मैं बनाया था आपको डायग्राम से तो ऐसे ही तो बनाया था कि किसी में कुछ कॉमन न हो, कोई दो उठाओ उसमें कॉमन न हो। इसका मतलब इसमें जितने मेंबर आ रहे हैं वो सब डिस्टिंक्ट हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब इक्विवेलेंस क्लास की पांचवी प्रॉपर्टी पे जाओ, वो क्या कहता है कि सारे इक्विवेलेंस क्लास का अगर यूनियन ले लो तो पूरा सेट एक्स आ जाता है। तो साथ साथ उसको भी लिखो, एंड यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, एक्स वेरीज ओवर एक्स, सेट एक्स पे एक्स वेरी कर रहा है, यानी मीन्स एक्स में जितने एलिमेंट हैं उनका इक्विवेलेंस क्लास का सब यूनियन ले लिए, मीन्स इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका यूनियन कर दे रहे हो, यही तो मतलब हुआ, सारे इक्विवेलेंस क्लास इसमें आ रहे हैं। ये लिखने का मतलब क्या है कि इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबका यूनियन कर दे रहे हो, तो क्या आ जाता है आपका एक्स, ठीक है, एक्स। अब पार्टीशन की डिफिनीशन याद करो, यही तो होता है कि इस पार्टीशन बोलोगे, किसी सेट को पार्टीशन बोलोगे, एक्स बाई आर को पार्टीशन बोलोगे, अगर इसके हर एलिमेंट का यूनियन करो तो सेट आ जाए, इसके हर एलिमेंट का यूनियन करो तो सेट आ जाए, तो आ तो रहा है, ठीक है, इसके हर एलिमेंट का यूनियन करने पे सेट आ जा रहा है एक्स, ठीक है। दूसरा कि कोई दो डिस्टिंक्ट मेंबर लिया जाए तो उसमें कुछ कॉमन न हो, वो भी तो हो रहा है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि एक्स बाई आर जो है वो एक्स का एक पार्टीशन है, ठीक है। तो कामा, सिंस के बाद कामा, सो नहीं लिखते, सिंस के बाद कामा, ये हो रहा है, ठीक है। सिंस ऐसा होता है इस वजह से कंक्लूड क्या करोगे, कामा के सिंस के बाद कामा, सो कभी नहीं लिखते, सो अंडरस्टूड है। तो एक्स बाई आर इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स, क्योंकि पार्टीशन की सारी शर्त पूरा कर रहा है, इसमें जितने एलिमेंट हैं सबका यूनियन करने पे एक्स आ जा रहा है, और किसी दो में कुछ कॉमन नहीं है, किसी दो में कुछ कॉमन नहीं है। ये पार्टीशन की यही दो शर्त तो होती है, दोनों शर्त फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एक्स बाई आर जो आपका है वो एक्स का पार्टीशन हो गया। तो एक साइड से काम खत्म हो गया, आप इक्विवेलेंस रिलेशन लिए, आपको पार्टीशन मिल गया, ठीक है। यही तो पहला, यही तो दिखाना था कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रोवाइड्स ए पार्टीशन। तो आर इक्विवेलेंस रिलेशन आप एक्स पे लिए और वो एक पार्टीशन दे दिया। और ये प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट प्रूफ है कि ये आपको तरीका भी बताता है कि अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है तो पार्टीशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, ये भी बताता है। इस प्रूफ से एक बात ये भी देख रहे हो कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आपके पास आर है एक्स पे तो पार्टीशन कैसे निकालोगे, एक्स बाई आर, जो एक्स बाई आर होगा वही क्या होगा, पार्टीशन। तो ये मैकेनिक्स भी देता है पार्टीशन निकालने की। अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया है
तो पार्टीशन निकालने की आपको एक टेक्निक भी देता है, मैकेनिक्स भी देता है इस प्रूफ में। इस प्रूफ को बोलते हैं एल्गोरिथमिक प्रूफ। ये आपको तरीका भी बताता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है तो पार्टीशन कैसे निकालोगे। जैसे आर इक्विवेलेंस रिलेशन एक्स पे दिया है तो पार्टीशन कैसे निकालोगे, एक्स बाई आर, जो कोसेंट सेट होगा वही क्या होगा, पार्टीशन। ठीक है, तो एक साइड से तो प्रूव कर लिए। कन्वर्सली सपोज दैट सपोज दैट अब की बार P एक पार्टीशन दिया जा रहा है आपको, अब की बार P एक पार्टीशन है, क्योंकि अब की क्या दिखाना है कि एवरी पार्टीशन प्रोवाइड्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। तो एक पार्टीशन आप लेके चलो, जब भी एवरी होता है तो आप सपोज दैट ही तो लिखोगे कि सपोज दैट P एक पार्टीशन है। सपोज दैट राउंड P इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स। अब आपको इस पार्टीशन से एक इक्विवेलेंस रिलेशन कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। ठीक है, तो डिफाइन आर इक्वल टू यूनियन। ठीक है, डिफाइन आर इक्वल टू, कैसे इस पार्टीशन से आप रिलेशन बनाओगे तो देखना, और यही तरीका भी है बनाने का। डिफाइन आर, राउंड P में एलिमेंट होंगे, तय बात है, पार्टीशन है तो एलिमेंट होंगे। ठीक है, राउंड P में पार्टीशन है तो एलिमेंट होंगे, और वो एलिमेंट क्या होते, कोई बताए एलिमेंट क्या होते, यक्स के सबसेट होते हैं, नॉन इम्पटी सबसेट, जो दो शर्त सेटिस्फाई करते हैं, यूनियन करने में पूरा सेट आ जाए और किसी दो में कुछ कॉमन ना हो, डिस्टिंग। इसका मतलब इस राउंड P में जितने मेंबर हैं, हर मेंबर का अपने साथ कार्टीजन प्रोडक्ट ले लो। यानी इस राउंड P में जितने मेंबर होंगे, मान लो 5 मेंबर हैं, सपोज कि राउंड P, हर चीज़ को मैं इतना खोल के समझाता हूँ, अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग खोल के बैठो, A1 A2 A3, मान लिया आपके पार्टीशन में 3 एलिमेंट है, A1 A2 A3। ठीक है, तो आपको करना क्या, हर एलिमेंट का अपने साथ कार्टीजन, यानी राउंड P के हर एलिमेंट का अपने साथ कार्टीजन प्रोडक्ट लेना है। A1 का A1 के साथ कार्टीजन प्रोडक्ट, A2 का A2 के साथ कार्टीजन प्रोडक्ट। ठीक है, A3 का A3 के साथ कार्टीजन प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल तरीका है आर बनाने का। जितने भी एलिमेंट राउंड P में आ रहे होंगे, हर एलिमेंट का अपने साथ, A1 का A2 के साथ नहीं लेना, हर एलिमेंट का अपने साथ कार्टीजन प्रोडक्ट, फिर दूसरे एलिमेंट का अपने साथ कार्टीजन प्रोडक्ट, फिर तीसरे एलिमेंट का अपने साथ कार्टीजन प्रोडक्ट, ये, और जो आया सबका यूनियन कर लेना, सबका यूनियन कर लेना। यही आर जो होगा, ये जो रिलेशन होगा, यही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा जो पार्टीशन P से आ रहा होगा, जो पार्टीशन P से आ रहा होगा। तो बनाने का तरीका आपको, जो मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको दिखा भी दिया। ठीक है, अब पहली बात तो बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता कि ये रिलेशन होगा एक्स पे, रिलेशन होगा एक्स पे, ये कैसे कंफर्म करोगे कि रिलेशन होगा एक्स पे। तो एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होना चाहिए। तो अगर आप कह रहे हो कि A1 राउंड P में है, पार्टीशन में है, और पार्टीशन की डिफिनीशन बार बार पढ़ा करो, ऐसे एनालिसिस आएगी नहीं अगर आप डिफिनीशन 10 बार 20 बार नहीं पढ़ रहे हो। मैं कहता हूँ डिफिनीशन रोज एक बार हनुमान चालीसा की तरह पढ़ते रहो, कि राउंड P में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ एक्स। तो A1 एक्स का सबसेट है, A1 आपका क्या है, एक्स का सबसेट है। तो A1 क्रॉस A1 किसका सबसेट होगा, ये x1 लिख दिया हूँ, पार्डन में। ठीक है, A1 आपका x का सबसेट है, तो A1 क्रॉस A1 किसका सबसेट होगा, x क्रॉस x का, x क्रॉस x का। तो ये भी आपका x क्रॉस x का सबसेट है। A2, अगर A2 भी तो पार्टीशन का एलिमेंट है, A2 भी x का सबसेट होगा, तो A2 क्रॉस A2 भी किसका सबसेट हो जाएगा, x क्रॉस x का। A3 भी पार्टीशन का एलिमेंट है, मीन्स x का सबसेट है, तो A3 x का सबसेट है, तो A3 क्रॉस A3 किसका सबसेट होगा, x क्रॉस x का। अब तीनों ही x क्रॉस x के सबसेट हैं, ये भी, ये भी, ये भी x क्रॉस x के सबसेट हैं, तो इनका यूनियन भी किसका सबसेट होगा, x क्रॉस x का सबसेट होगा, x क्रॉस x का सबसेट होगा। और जो भी x क्रॉस x का सबसेट होगा वो x पे क्या कहलाएगा, रिलेशन। यही तो डिफिनीशन है, x क्रॉस x का सबसेट ही x पे रिलेशन कहलाता है, x पे रिलेशन कहलाता है। तो जो
ये सब काम कर रहे हो, ये बना रहे हो, तो ये यक्स पे रिलेशन है, क्योंकि यक्स क्रॉस एक्स का सेट है। अब इसी जो पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हो, इसी को जनरलाइज करोगे तो हमें नहीं पता है राउंड पी में 10 एलिमेंट है कि 12 एलिमेंट है कि 50 एलिमेंट है कि अनंत एलिमेंट है कि 1 लाख एलिमेंट है। आई हैव नो आइडिया, ठीक है। लेकिन जो भी राउंड पी में एलिमेंट है, हर एलिमेंट का अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और यहाँ क्या लिख दोगे, ए बिलोंग्स टू राउंड पी। ये यही बता रहा है कि राउंड पी के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अपना अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके यूनियन ले रहे हो। वही चीज जो ये लिख रहे हो ना खोल के, उसी बात को जब आप जनरलाइज करके लिखोगे तो यही तो लिखोगे कि राउंड पी में जितने एलिमेंट होंगे सबका अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, फिर यूनियन कर देना है, ठीक। और जिसको न समझ में आए, छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जो काम सर यहाँ कर रहे हैं वही जनरल करके यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ कि A1 में P में जो एलिमेंट हैं उनका अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा हूँ, और यूनियन कर दे रहा हूँ। और वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि P में जितने एलिमेंट है राउंड P में, सबका अपने साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लो और यूनियन कर दो, ठीक है। तो ये मैं हटा दूं, ठीक है, ये आपके समझाने के लिए केवल था, ठीक है। तो डिफाइन आर और विच इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। ये एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा, क्योंकि ए अगर आपका राउंड पी का एलिमेंट है तो ए सबसेट है एक्स का, तो ए क्रॉस एक्स आपका एक्स क्रॉस एक्स का सब, जब यहाँ क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ भी तो क्रॉस कर दोगे, ए क्रॉस ए एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट हो गया। और फिर सारे ए क्रॉस ए एक्स क्रॉस एक्स के सबसेट है, तो यूनियन भी एक्स क्रॉस एक्स का, जब कह रहे हो सारे ए क्रॉस ए एक्स क्रॉस एक्स के सबसेट है, तो उनका यूनियन भी क्या होगा, एक्स क्रॉस एक्स का सबसेट होगा। ए बिलोंग्स टू राउंड पी, तो दिस होल क्वांटिटी इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। देन आर इज ए रिलेशन ऑन एक्स, क्योंकि एक्स क्रॉस एक्स का जो भी सबसेट होगा वो एक्स पे रिलेशन कहलाएगा, तो ये रिलेशन है एक्स पे। माई क्लेम इज दैट कि ये जो रिलेशन है ये ब्यूटीफुल रिलेशन है। माई क्लेम इज दैट कि जो आप ये रिलेशन बनाए हो, ये रिलेशन ही नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आप क्लेम जो करते हो ना उसको प्रूव करना पड़ता है। मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले आप क्या दिखाओगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कोई रिलेशन कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो आपके जुबान पे होना चाहिए। तो अगर इक्विवेलेंस दिखाना है तो पहले आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा। और आपको डिफिनीशन बड़ी क्लियर, बार बार कहना, डिफिनीशन ही गेम, एनालिसिस इज द गेम ऑफ डिफिनीशन। अब रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन आधे लोगों को नहीं पता होगी कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो क्या दिखाना होता है, कि आर को अगर एक्स पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखाना है, इसका मतलब एक्स के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक्स आपका कहाँ आना चाहिए, आर में। क्लियर कट, जो ही ये दिखाओगे आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स के लिए क्या लिखोगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जब आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब एक्स आर्बिट्रेरी एलिमेंट है एक्स का। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स को आप मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हो, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। इसका मतलब एक्स या कैपिटल एक्स का कोई भी एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है। सिंस अगर एक्स एक्स में है और सिंस राउंड पी आपको तो दिया गया है ना, अब की बार आप पार्टीशन लेके चल रहे हो और फिर आर बनाए हो, उस आर को इक्विवेलेंस दिखाना है। क्लियर हो जाना चाहिए हमको करना क्या है। दूसरी बार आप पार्टीशन लेके चल रहे हो राउंड पी, अब उससे एक रिलेशन आर बनाए, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। और यूज क्या करोगे कि राउंड पी एक पार्टीशन है,
तो सिंस P इज ए राउंड P इज ए पार्टीशन, दूसरे केस में आप राउंड P पार्टीशन लेके चल रहे हो, तो सिंस राउंड P इज ए पार्टीशन ऑफ X, अगर पार्टीशन है तो पार्टीशन की दो ही बात होती है कि किसी दो एलिमेंट राउंड P के किसी दो एलिमेंट में कुछ कॉमन नहीं होगा, और दूसरा यूनियन करने पे पूरा X के बराबर होगा। तो दूसरी वाली बात लिख रहा हूं, अगर राउंड P पार्टीशन है X का, तो यूनियन ऑफ A बिलोंग्स टू राउंड P, यानी राउंड P में जितने एलिमेंट है सबका यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, X, पार्टीशन की डिफिनीशन से। तो सिंस राउंड P इज ए पार्टीशन ऑफ X, क्योंकि राउंड P पार्टीशन है X का, तो तुरंत आप ये पा जाओगे कामा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ यहाँ सो मत लिखना एग्जाम में, नहीं तो आधा आधा नंबर काटते हैं यूनिवर्सिटी वाले इस पे, आधा आधा नंबर, ठीक है। बहुत, मैं ये मानता हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई चाहे जैसा, कापी बहुत स्ट्रिक्ट चेक होती है, कापी बहुत स्ट्रिक्ट चेक होती है। आपको समझ में आए न समझ में आए, उनको जो पढ़ाना है वो पढ़ाएंगे, लेकिन जब कापी चेक करते हैं ना, तो अगर 100 लिख दिए, ठीक है, 100 लिख दिए, तो 100 लिख दिए तो आपका आधा आधा करके इतना नंबर काट लेंगे, आपको चक्कर आ जाएगा। इस पे भी नंबर काटते हैं ये लोग, इस पे भी नंबर काटते हैं। मेरा तो इस पे काटे थे, लेट के साथ मैं लेट के साथ बी लगता है, और मैं एक बार इज लिख दिया था, ठीक है, लेट के साथ इस पे काटे थे आधा नंबर एक बार, ठीक है। और बाकायदा लाल कलम से लिखे थे कि लेट के साथ बेटा बी नहीं इज नहीं बी लगता है, और इसके लिए आपका आधा नंबर काटा जा रहा है। तुम्हारे लिए बहुत छोटी बात होगी। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रियल एनालिसिस में नंबर पाना अपने आप में बहुत, मतलब मैं डरवाता नहीं हूँ, तुम लोग डरना मत, ठीक है, लेकिन तुम जोड़ के जितना आओगे तुम कहोगे मामला कोई गड़बड़ हो गया, जोड़े तो इतना थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, आप बिगिनर हो तो कम से कम लैंग्वेज मेरा फॉलो करना सीखो, कैसे सर लिखते हैं मुझे वैसे ही लिखना है, ठीक है, मुझे वैसे ही लिखना है। तो सिंस राउंड पी इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स, तो राउंड पी में जितने एलिमेंट हैं उनका यूनियन करने पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यक्स आपका यहां एलिमेंट है, यक्स आपका यहां एलिमेंट है, यक्स आप यहां लेके चल रहे हो ना, यक्स में देखो, यक्स बिलोंग्स टू यक्स, यक्स अगर यहां एलिमेंट है यक्स में, यक्स अगर यक्स में है और ये इस यूनियन के बराबर है, तो यक्स यहां भी आ जाएगा, यक्स यहां भी आ जाएगा। तो यक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए बिलोंग्स टू राउंड पी, क्योंकि यक्स इसी के बराबर है, तो इसका जब दोनों बराबर है तो यहां जो एलिमेंट होगा वो यहां भी तो होगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर यक्स, दिस इंप्लाइज, अब यूनियन की डिफिनीशन आपको बतानी है। अगर यक्स इस यूनियन में है तो बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन यक्स कहां होगा, यक्स अगर ए यूनियन बी में है, सब आपके कॉपी में लिखवाया हूं, तो यक्स कम से कम एक में होगा, कम से कम या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो जब आप जनरल लिखते हो ना यूनियन, जब यक्स बिलोंग्स टू यूनियन ए बिलोंग्स टू राउंड पी, इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट यहां मिलेगा जिसमें यक्स आपका बिलोंग करेगा। अगर यूनियन में आ रहा है तो कम से कम एक ए में तो आ ही रहा होगा। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए इन राउंड पी, ए इन राउंड पी सच दैट कि यक्स ए में बिलोंग करेगा। अगर यूनियन में आ रहा है तो कम से कम किसी न किसी एक ए में आएगा, हो सकता है एक से ज्यादा में आए, लेकिन कम से कम एक ए में तो आएगा, तय बात है, ठीक है। तो इस लाइन से इस लाइन को आपको समझ में आया, यूनियन की सिर्फ डिफिनीशन लगाए हो, बाय डिफिनीशन ऑफ यूनियन। अगर यक्स यूनियन ए बिलोंग्स टू राउंड पी, इसका मतलब राउंड पी में एक एलिमेंट ए मिलेगा सच दैट कि यक्स उस ए में आ रहा होगा अगर यूनियन में है, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, अगर यक्स ए में है, ठीक है, यक्स ए में है, तो यक्स कामा यक्स कहां होगा, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में। अगर यक्स ए में है तो यक्स कामा यक्स ए क्रॉस ए में होगा, ठीक है। और ए क्रॉस ए किसका सबसेट होगा, एक ए पार्टीशन का ही तो एलिमेंट है, ये देखो ए पार्टीशन का एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए सबसेट होगा अपने यूनियन का।
यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। जैसे आप जानते हो कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो ए पार्टीशन का ही तो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए इस यूनियन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, कहीं ना कहीं। तो ए क्रॉस ए अपने यूनियन का सबसेट होगा, यूनियन ऑफ ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। ये बात सब लोग समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये इसका सबसेट होगा। और यही आपका क्या है, ये जो लिखे हो यही आपका क्या है, कहाँ पे पलट के देखो, यही क्या है? हाँ, रिलेशन आर है। ठीक है, यही तो आपका आर है। ये सब आपको या दिमाग में रहना चाहिए, पलटना पड़ता है काफी। इसका मतलब आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हो। ठीक है, तो एक्स कामा एक्स ए क्रॉस ए में बिलोंग कर गया, और विच इज सबसेट ऑफ यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। और आपका आर यही है, यही आर आप, यही तो आप आर कह रहे हो, इसी को आर बनाए हो। ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स एक्स इसका एलिमेंट, ये इसका सबसेट, ये इसका बराबर, तो एक्स एक्स फिर आर का भी एलिमेंट हो जाएगा। एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप जो एक्स लिए थे वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था एक्स का आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। दिस मीन्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। आप लिए थे ना लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इसका मतलब हर एक्स के लिए ये बात सही है। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एक्स आपका आर में आ गया। और जो ही ऐसा आया तो आर आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा सिमेट्रिक दिखाना है, यानी आर को सिमेट्रिक। फिर मैं पूछ रहा हूं आर क्या है, जल्दी बताओ आर क्या है? आर क्या बनाए हो? व्हाट यू कंस्ट्रक्ट आर? हाँ, ए क्रॉस ए यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड। ये हर बच्चे की जुबान पे होना चाहिए। आर सर क्या बनाया है? यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। ठीक है, अब उसी जो आप जिसको आर बनाए उसी को आपको सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या होता है कि एक्स वाई आर में लो, वाई एक्स भी आर में आ जाए। तो लेट एक्स वाई इन आर, एक्स वाई इन आर। सिंस बाई डिफिनेशन आर आप बनाए क्या हो? ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। ठीक है, आर यही तो है। ठीक है, इसी को तो आर कह रहे हो। अगर एक्स वाई आर में है और आर इसके बराबर है तो एक्स वाई इसका भी एलिमेंट हो जाएगा। एक्स वाई आर का एलिमेंट ले रहे हो और आर इसके बराबर है तो यहाँ का हर एलिमेंट इसका भी तो एलिमेंट हो जाएगा। तो कामा एक्स वाई बिलोंग्स टू यूनियन ए बिलोंग्स टू राउंड पी ए क्रॉस ए, इसका एलिमेंट हो गया। सिंस दिस कामा कंक्लूजन इज दिस, एक्स वाई इसमें भी आ जाएगा। एक्स वाई आर में लिए और आर इसके बराबर है, इसका मतलब एक्स वाई इसमें बिलोंग कर गया। एंड दिस इंप्लाइज, अगर फिर वही कहानी एक्स वाई यूनियन में आ रहा है तो एटलीस्ट एक में आएगा, एटलीस्ट एक में आएगा। ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए इन राउंड पी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अगर एक्स वाई इस यूनियन में आ रहा है तो कम से कम एक एलिमेंट में तो आएगा ही आएगा, तभी तो यूनियन में आएगा। तो देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू, ये जो मैं लिख रहा हूँ आधे लोग इसमें बड़ा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं आएगा इसमें, लेकिन ये किससे डिसाइड हो रहा है? इसी से तो डिसाइड हो रहा है। तो देयर एग्जिस्ट ए इन पी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए। क्योंकि यहाँ जितने भी ए क्रॉस ए आ रहे हैं वो राउंड पी के करस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, यहाँ वाले ए क्रॉस ए इसी राउंड पी से डिसाइड हो रहे हैं। तो जब कह रहे हो कि एक्स वाई यूनियन में है तो एक में आएगा, लेकिन वो एक डिसाइड तो इसी से होगा ना। तो उसके लिए लिखोगे देयर एग्जिस्ट ए इन राउंड पी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, और अगर एक्स वाई ए क्रॉस ए में है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स वाई अगर ए क्रॉस ए में है तो कुछ करना नहीं है, देयर एग्जिस्ट
ए बिलोंग्स टू राउंड पी सच दैट वाई एक्स भी आपका कहाँ होगा? जब एक्स वाई दोनों ए ही हैं, दोनों ए ही हैं, तो वाई एक्स भी आपका एक रास ए में होगा। पलटोगे तो वो भी तो एक रास ए में होगा, क्योंकि दोनों सेट ए ही हैं। ठीक है, एक्स, आधे लोग घबरा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। एक्स वाई अगर एक रास ए में है, मीन्स एक्स ए में है और वाई भी ए में है। एक्स ए में है, वाई भी ए में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन से। अब एक्स ए में, वाई ए में, तो वाई कामा एक्स कहाँ चला जाएगा? एक रास ए में। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक्स वाई एक रास ए में है तो वाई एक्स भी एक रास ए में ही रहेगा। ठीक है, एक रास ए में ही रहेगा। ठीक है, और ये किसका सबसेट होगा? आप लिखो ना, देयर एग्जिस्ट ए इन राउंड पी, वाई एक्स बिलोंग्स टू एक रास ए, तो एक रास ए अपने यूनियन का सबसेट होगा। दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी, और यही आपका क्या है? आर। यही आपका क्या है? आर। तो ये जो लिखे हो ये अपने यूनियन का सबसेट होगा, और यूनियन ही आर है। ठीक है, सो वाई एक्स कहाँ बिलोंग कर गया आपका? वाई एक्स बिलोंग कर रहा है एक रास ए में, ये इसका सबसेट है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब वाई एक्स आर के अंदर आ गया। ठीक है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इज एलिमेंट ऑफ दिस, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसका होगा और यही आर के बराबर है, तो वो एलिमेंट यहाँ भी आ गया। ठीक है, वाई एक्स इन आर, हैंस, और जो ही ऐसा हुआ तो आर आपका सिमेट्रिक हो गया। आर इज सिमेट्रिक। मैं बार बार कहता हूँ रियल एनालिसिस उनको दिक्कत करेगी जिनकी डिफिनीशन नहीं क्लियर होगी। अभी भी वक्त है, बहुत आगे नहीं बढ़े हो, अभी भी सारे डिफिनीशन पन्ने पे लिख लिख के समझ डालो कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव दिखाना होगा तो क्या दिखाएंगे। क्योंकि जब आपके जब दूसरी यूनिट तीसरी यूनिट में आओगे तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा कि आपको इतना समय दूंगा, इलेबरेट करूंगा। हालांकि मैं देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, और सब कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड है। कोई ये सोचे कि बिना यूनिट 1 के हमें यूनिट 2 समझ में आ जाएगी तो मैं सीधे सीधे मना कर देता हूँ, बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, बहुत दिक्कत होने वाली, खास करके एनालिसिस में। इंटायरली कनेक्ट है, तुम्हें पार्ट 1 की नहीं आएगी, पार्ट 2 की भी नहीं आएगी, पार्ट 2 की नहीं आएगी, पार्ट 3 की भी नहीं आएगी। इसीलिए अभी भी ज़्यादा कुछ गुजरा नहीं है। अभी आपको ज़्यादा क्या लॉजिक पढ़ाया गया है, सेट पढ़ाया गया है, रिलेशन चल ही रहा है, अभी भी उसको रिवाइज कर डालो। फिर अब फंक्शन चालू हो जाएगा, आज फंक्शन चालू हो जाएगा, तो लेकिन अब जैसे जैसे रियल नंबर सिस्टम चालू होगा, यूनिट 2 सीक्वेंस सीरीज तो तुम्हारे में नहीं है, सीक्वेंस, ठीक है, और फंक्शंस चालू होंगे, तब आपकी ये सारी बातें यूज होंगी। जो आप अभी पढ़ रहे हो ना यूनिट 1, ये फाउंडेशन है सारे यूनिट्स का, सारे यूनिट्स का फाउंडेशन, जिसका यहाँ एक बार हिल गया, ठीक है, वो पूरा हिला ही रहेगा। ठीक है, पूरा हिला ही रहेगा फिर। और फिर इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी को अगर बार वैसे भी दिक्कत हो रही है तो मुझसे पर्सनल 20 बार आके पूछो, 20 बार पूछो कि ये लाइन कैसे हो रही है, इसको मुझे फिर से समझाइए। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, और ये दुनिया जानती है कि एनालिसिस, ओडी, ज्योमेट्री, मैं कहता हूँ ना, पूरे विषय एक जगह रख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। मैं अपने इस पूरे मैथमेटिक्स कैरियर के दौरान का बता रहा हूँ, ये मैं समझना सर अपने विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं इस मामले में ये सब मैं नहीं देखता हूँ। ठीक है, मैं अपने बीएससी से लेके पीएचडी के दौरान मैं ये देखा हूँ कि सारे विषय एक तरफ और रियल एनालिसिस एक तरफ, और ऐसा तुमको तुम्हारे सीनियर भी बताते होंगे। ठीक है, बताते होंगे, सारे विषय एक तरफ, रियल एनालिसिस एक तरफ। मैं बताऊँ, जो इसको मजाक बनाया ना, उसका इतना मजाक उड़ता है कि 3 साल उसके साथ क्या गुजरता है मैं देखा हूँ लड़कों के साथ। लड़के मेरे बीच में बहुत रहते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास पावर ही नहीं है। इसीलिए सतर्क रहो। एयू में, ठीक है, एयू में रियल एनालिसिस में आप कायदे से मेहनत करके जाना, और उसका एक ही तरीका है कि डे बाई डे, चाहे 10, मैं अगर 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ी तकलीफ है तो आप 2 घंटा उस पर जाके मेहनत करो, 2 घंटा मेहनत करो। व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, क्या जैसे पूछ सकते हो, लेकिन क्लियर सब रहना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अभी आपको लगता है बड़ा आसान है ज़िंदगी, जब आप फरवरी में घुसोगे आप आ जाओगे विशियस साइकिल में, कोलैप्स कर जाएगा और आपको यूनिट 1 ही भूलने लगेगी, क्या हुआ था यूनिट 1 में, सब भूलने लगेगी। ठीक है, सब भूलने लगी। इसीलिए मैं बार बार अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी जितने लेक्चर लिया हूँ, रोज़ मैं एक बार कहता हूँ, प्लीज़ रीड
रियल एनालिसिस मेनी टाइम्स, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, ठीक है। और मेरा नोट्स ही पढ़ो, मेरा नोट्स ही पढ़ो, ठीक है। क्योंकि पिछले साल वाले जो बच्चे थे यही गलती किए, वो समझ लिए जैसे ओडी है, जैसे ज्योमेट्री है, वैसे रियल भी है, और सर पढ़ाते भी हैं हलवा टाइप है, सब तो दिखता है, एक ही चीज़ कई बार बताते भी तो सब तो सही तो चल रहा है, पढ़े ही नहीं जाके सब घर, सब कहाँ पढ़े ही नहीं, ठीक है। और मुझे तो पता है, मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक कहानी बड़ा प्यारी सुनाता हूँ कि कुछ देर तक समझाओ, नहीं समझ में आ रहा है ना, जैसे छोटे बच्चे होते बदमाशी करते हैं, उनसे बोलो कि लालटेन जानते हो ना, मत छुओ बेटा जल जाओगे, मत छुओ बेटा जल जाओगे, वो छुएंगे बार बार, ठीक है, छुएंगे, कोशिश करेंगे, एक बार पकड़ के छुआ दो, ठीक है, छुआ दो, फिर जिंदगी में नहीं छुएंगे। तो जब पार्ट 1 अभी निखिल उखिल से पूछोगे तुमको समझाएंगे कि भैया इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ओडी में वो पाया 48, वो पाया 47 शेष 2 पेपरों में, लेकिन रियल में उतने नंबर उसके भी नहीं हैं, उसके नंबर भी नहीं है, जबकि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूँ। तो बहुतों को गलतफहमी होता है कि मैं 50 पाने वाला हूँ, लेकिन सिनारियो बदलने वाला है, अगर थोड़ा सा भी आप कोलैप्स किए तो इसका मामला अलग है, ठीक है। मैं डरवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सतर्क कर रहा हूँ, तुम लोग ये मत सोचना कि डरवा रहा आदमी, सतर्क कर रहा हूँ, कैजुअल मत होना, कैजुअल मत होना जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। तो डिफिनीशन ही यूज करना है ट्रांजिटिव दिखाने के लिए, एक्स वाई आर में ले लिए और वाई जेड आर में ले लिए। अब आपको दिखाना है कि एक्स जेड भी आर में आ जाए, एक्स जेड भी आर में आ जाए। तो सिंस आर इज इक्वल टू यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड पी। अब एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब एक्स वाई इसमें भी बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि आर इसी के बराबर है। इसका मतलब एक ए मिलेगा कहाँ पे, पी में, राउंड पी में। कि एक्स वाई कहाँ बिलोंग करेगा, ए क्रॉस ए में। वाई जेड के लिए क्या होगा, वाई जेड भी तो आर में है, मीन्स इस यूनियन में है, इसका मतलब एक एलिमेंट पी में और मिलेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं कि ए ही हो, वो कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो कामा देयर एग्जिस्ट ए इन राउंड पी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए। अगर एक्स वाई आर में है और आर इनका यूनियन है तो एक राउंड पी में ए मिलेगा कि एक्स वाई ए क्रॉस ए में होगा। वाई जेड भी आपका आर में है अब की बार, और आर इसके बराबर, इसका मतलब वाई जेड इसका भी एलिमेंट है, वाई जेड इसका भी एलिमेंट है। इसका मतलब एक एलिमेंट पी में मिलेगा कि जो आपका वाई जेड है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। लेकिन बहुत लड़के गलती क्या करते हैं, वो भी उसको भी ए ले लेते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि जिसमें एक्स वाई आ रहा है उसी में वाई जेड भी आ रहा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि एक्स आपका ए यूनियन बी में है और वाई भी ए यूनियन में, बस हम लड़कों को ये बार बार समझाता हूँ कि अगर एक्स ए यूनियन बी में है तो मान लिया एक्स ए में है, वाई ए यूनियन बी में है, तो कोई ज़रूरी नहीं है दोनों ए यूनियन बी में है। तो एक्स ए में तो वाई ज़रूरी नहीं कि ए में ही आए, हो सकता है वो बी में हो। तो आप जनरल लिखना, जनरल बहुत लोग सेम कर देते हैं। देयर एग्जिस्ट ए इन पी सच दैट एक्स वाई इन ए क्रॉस ए, वाई जेड आर में है, वाई जेड इस यूनियन में है, तो देयर एग्जिस्ट बी इन राउंड पी, देयर एग्जिस्ट बी इन राउंड पी, बी भी राउंड पी का मेंबर है। सच दैट ये कामा कर देना, कामा, ठीक है। सच दैट कि वाई जेड कहाँ बिलोंग करेगा, बी क्रॉस बी में, बी क्रॉस बी में। सिर्फ ट्रांजिटिव में सतर्क रहने के बाद, यही मैं कापियाँ जब चेक करता हूँ तो लड़के यही ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं, वो दोनों जगह ए ले लेते हैं, यहाँ भी ए ले लिए, यहाँ भी ए ले लिए, क्योंकि शुरुआत में सब ए चल रहा है। जो समझता नहीं वो पैटर्न पकड़ता है, सही बता रहा हूँ। 50 लड़के एक ही बात लिखे हैं, एक ही बात लिखे हैं कि सब, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये यूनियन में आ रहा है दोनों एलिमेंट तो कोई जरूरी नहीं कि सेम ही में आ रहे होंगे, दो अलग अलग में भी आ सकते हैं, और मोस्ट जनरल केस आपको लिखना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज
अगर एक्स वाई एक रास एक्स में है, एक रास ए में है, अगर एक्स वाई एक रास ए में है, इसका मतलब एक्स ए में होगा, वाई भी आपका ए में होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की डिफिनेशन, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, हालांकि दोनों ए ही हैं, तो एक्स भी ए में होगा, वाई भी ए में होगा। एंड वाई जेड आपका कहाँ है, बी क्रॉस बी में, तो वाई बी में होगा, जेड भी बी में होगा, ठीक है। तो वाई भी बी में होगा, कामा जेड भी आपका बी में होगा। एंड दिस इंप्लाइज, अब आप फोकस करो वाई पे केवल, वाई आपका कहाँ है, ए में, और वाई आपका बी में भी है। इसका मतलब वाई कहाँ बिलोंग कर गया, ए इंटरसेक्शन बी में। अगर वाई ए में भी है, बी में, तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन इम्पटी, सिंस ए बी कहाँ के एलिमेंट हैं, जल्दी बताओ अपने कॉपी में देखिए, ए बी कहाँ के एलिमेंट हैं, राउंड पी के, राउंड पी के तो एलिमेंट है। एंड राउंड पी है क्या, पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ एक्स। अब दो ही बात होती है, पार्टीशन में दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त क्या होती है कि या तो दो पूरी तरह से बराबर होंगे, या तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक ही होगा। क्या बात है, आइदर दिस या दिस, ठीक है। अब अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये होगा। तो देख रहे हो ये नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू इम्पटी आ गया है, ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया है, नॉट इक्वल टू इम्पटी, मीन्स ये वाली बात नहीं हो रहा है, ठीक है। आपका होना क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी इम्पटी, और आपका आ क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन इम्पटी, मीन्स यानी ये नहीं हो रहा है। तो फिर बचा क्या, अगर ये नहीं हो रहा तो इसको होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पार्टीशन की डिफिनीशन वजह से, सब मैं इसी वजह से लिख लिया, सिंस ए बी इन राउंड पी एंड पी इज ए पार्टीशन ऑफ एक्स। तो पार्टीशन की शर्त कहता है कि दो पार्टीशन के मेंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, या तो पूरी तरह बराबर होंगे, या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन इम्पटी, मीन्स ये वाली बात नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसे होना पड़ेगा, ठीक है। ए बराबर बी, ए बराबर बी। ये सब नोट्स में मत छापना, किनारे कहीं लिखना है, समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, ठीक है। ए बराबर बी, ठीक है, ए बराबर बी आ गया। इसका मतलब आपका ए और बी दोनों सेम हो गए। पहले ही लोग सेम मान के चलते, पहले नहीं मानना, बाद में वो सेम हो जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है। ए और बी सेम हो गए, ठीक है। इसका मतलब जो आपका एक्स है, तो एक्स ए में तो है ही, वो तो है, एक्स ए में तो है ही, ठीक है। जेड आपका बी में है, ठीक है। एंड जेड इन बी, और बी किसके बराबर हो गया अब, ए, तो जेड इन ए लिख दिया, ठीक है। और यहां लिख देना, नहीं बाद में पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा कैसे लिख दिए, ठीक है। एज जेड आपका बी में था एंड बी बराबर ए हो चुका है, अब बी बराबर ए हो चुका है, तो जेड बी में था और बी बराबर ए हो गया, तो बी की जगह ए लिख दिए, तो जेड ए में आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स कामा जेड कहाँ बिलोंग कर जाएगा, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में। और ए क्रॉस ए है तो पार्टीशन का ही मेंबर, फिर वही कहानी, किसका सबसेट होगा, अपने यूनियन का। दिस इज सबसेट ऑफ यूनियन ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू राउंड, हाँ पार्टीशन पी, राउंड पी। और यही किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, आर के। तो एक्स जेड कहाँ चला गया आपका, आर में, एक्स जेड इसका एलिमेंट, और ये इसका सबसेट, और ये इसके बराबर, इसका मतलब एक्स जेड इसका एलिमेंट हो गया। सो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, और जो ही ऐसा हुआ तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की यही शर्त है, ट्रांजिटिव दिखाने में यही दिखाया जाता है कि एक्स वाई अगर आर में है, वाई जेड अगर आर में है, तो एक्स जेड भी आर में आ जाए, जो कि आपका आ गया, ठीक है। अब तीनों हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया।
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो आर आपका क्या हो गया 10। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन व्हाट, ऑन एक्स। अब आपका प्रूफ खत्म हो गया। क्यूईडी जहां लिखते हैं उसका मतलब प्रूफ ओवर है कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन आर दिया था, इक्विवेलेंस रिलेशन आर दिया था तो उसे पार्टीशन बना लिए थे एक्स बाई आर पहले केस में, और फिर पार्टीशन जब दिया था राउंड पी से तो इक्विवेलेंस रिलेशन बना लिए। हाँ, ये ध्यान रखना कि राउंड पी से इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनाते हो उसका मैकेनिक्स क्या है, कैसे बनाते हो। ए क्रॉस ए यूनियन ए बिलोंग्स टू राउंड पी, ये सबको पता होना चाहिए हर कैंडिडेट को। ये प्रूफ ही नहीं है, ये सवाल लगाने का तरीका भी देता है आपको, ठीक है।